हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अब हमारे चैनल के मोर देन 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और अब इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था और मैसेजेस भी किए थे एंड ईमेल्स भी किए थे कि एस्थमा के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आज हम एस्थमा के बारे में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि एस्थमा थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देने लायक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो वीडियो है एस्थमा के रिलेशन में जो वीडियो है ये मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगा। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो पार्ट 2 होगा उसमें। तो आज यानी जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एस्थमा क्या है, वो किस तरीके से उसका इफेक्ट होता है और इसमें जो लोगों की सोच क्या है, लोग इसको किस तरीके से परसीव करते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या किन किन टाइप्स का होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या इसके ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम बेसिकली इसका जो डायग्नोसिस है, किस तरीके से बनता है, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस हैं और हमने कब कब किस समय डॉक्टर के पास जाना है और इसमें जो कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं, जो होम रेमेडीज़ होती हैं, वो कितना कारगर होती हैं। और नेक्स्ट टाइम हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एनेस्थीसिया और एस्थमा इनका कैसे रिलेशन है और ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं बेसिकली जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ एस्थमा। ये एस्थमा एक्चुअली में है क्या, यानी दमा की जो बीमारी है ये एक्चुअल में है क्या। देखिए, जो हमारी श्वास की जो नलियाँ होती हैं, यानी जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो सांस लेने की जो नलियाँ होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं। उनको जैसे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकस होते हैं इंग्लिश में जिनको बोलते हैं। तो ये बेसिकली उनकी बीमारी है और इसमें आप ये इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये कुछ नलियाँ होती हैं या पाइप होते हैं। तो जो इनकी वॉल्स होती हैं ये थिक हो जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है बेसिकली, और सूजन आ जाती है, साथ के साथ इनमें कुछ रेशा भी जम जाता है जिसको हम म्यूकस प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरी चीज़ जो होती है, जो इन श्वास नलियाँ जो होती हैं इनके ऊपर जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, वो बहुत जकड़न हो जाती है, उनकी टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ये श्वास की नलियाँ हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। बेसिकली अगर आप देखें इसमें पिक्चर में तो जो इनका ल्यूमन है, जो इनकी मोटाई है वो टाइट हो गई है, ल्यूमन बहुत छोटा हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में जो दिक्कत है वो शुरू हो जाती है। तो ये डिफरेंट पिक्चर्स आपको दिखा रहे हैं जिनमें बेसिकली आप यही देखेंगे कि जो ल्यूमन है वो छोटा हो गया है। एक तरफ का जो एस्थमेटिक जो श्वास की नलियां हैं जिनमें दमे की दिक्कत है, उनमें जो ल्यूमन है, जो नलियों का डायमीटर है वो बहुत छोटा हो गया है। उसमें एक तो जो सूजन आ गई है, जो नली की जो वॉल है उसकी सूजन आ गई है और उसके अंदर रेशा इकट्ठा हो गया है। और नॉर्मल में भी बनता है लेकिन वो यूजली ड्रेन होता रहता है, लेकिन जब एस्थमा की या दमा की शिकायत जिनको होती है उसमें जो रेशा है वो ड्रेन नहीं हो पाता और इकट्ठा ही हो जाता है, जमा होने लग जाता है उन नलियों में, और जिसकी वजह से जो नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनमें से जो हवा का जो आवागमन होना होता है, पास ऑन होना होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और जिसकी वजह से सांस लेने में और दिक्कत होती है और खांसी वगैरह होती है। नेक्स्ट है पीपल्स परसेप्शन। बेसिकली लोगों का किस तरीके से लोग इसको लेते हैं दमे को। देखिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको कोई बीमारी ज़्यादा समझते नहीं है। माइनर जिनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती या जिनको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, वो इसको मामूली समझते हैं, माइनर सी कोई प्रॉब्लम है, सांस की थोड़ी बहुत दिक्कत ऑन एंड ऑफ कभी हो जाती है, जब सीज़न बदलता है तब हो जाती है। कईयों को दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी मेजर जिनको प्रॉब्लम लगती है, जो इसकी मेडिसिन भी लेते हैं, मेडिसिन कभी कभी रेगुलर भी ले लेते हैं, कभी कभी बीच में छोड़ भी देते हैं। नेक्स्ट आते हैं लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एस्थमा के अटैक्स पड़ते हैं और सडनली उनको सांस नहीं आता, वो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। मतलब उसमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की लाइफ का भी रिस्क हो जाता है और कई बार डेथ्स भी हुई हैं। तो बेसिकली ये 3 तरीके के जो लोगों की परसेप्शन होती है इसमें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एस्थमा
कांट बी क्योर्ड, बट इसके सिम्टम्स जो हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, या कई लोग जो हैं वीडियोस भी डालते हैं, और कई लोग आपको रूटीन में एडवर्टीजमेंट्स भी देख लेते होंगे आप न्यूज़पेपर में, कि अस्थमा का जो है वो 100% क्योर हमने कर दिया है, अब आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरह की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। अगर हम साइंटिफिक बात करें तो जो हमारी मेडिकल नॉलेज कहती है उसके हिसाब से जो अस्थमा है, अगर आपको ये बीमारी एक बार हो गई है तो आप इसको 100% ठीक नहीं कर सकते, ये बीमारी आपको रहेगी। हाँ, लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसके जो साइंस होते हैं जो आपको परेशान करते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आपकी लाइफ स्मूथली चल सके। मतलब आपको ये कुछ मेडिकेशंस इसकी चलेंगी, इसकी कुछ दवाइयाँ चलेंगी, डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तो आपकी जो लाइफ है वो रूटीन की तरह ही चलेगी। बट आप ये कहें कि कि मेरा जो अस्थमा है वो 100% क्योर हो जाएगा या हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ये उन बीमारियों में से है जिसका 100% इलाज एज सच नहीं है। हाँ, लेकिन सिम्टम्स डेफिनेटली इसके ट्रीट किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे। तो बेसिकली इसके 3-4 मेन साइंस एंड सिम्टम्स हैं। सबसे पहले जो होता है वो कॉफ होता है, यानी खांसी। पेशेंट को ऑन एंड ऑफ जो है वो खांसी होती है। खासकर अगर छोटे बच्चों में लगाएं, वो बार बार खांसी करते हैं। कई बार उनको वायरल वाली भी दिक्कत होती है, जैसे सोर थ्रोट होता है। लेकिन ऐसे बच्चों को कुछ टाइम बाद जैसे ठीक हो गया, उसके बाद फिर से अपने आप से खांसी एकदम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि उनकी चेस्ट से कुछ साउंड्स आती हैं अजीब, जैसे जो मदर है या जो पेरेंट्स है वो नोटिस करते हैं कि जब बच्चा सांस ले रहा है तो उसकी चेस्ट से कुछ साउंड्स आती हैं, जैसे विस्लिंग साउंड होती है या कुछ खड़खड़ाहट की साउंड आती है उनकी चेस्ट में से। नेक्स्ट होता है कि जो थोड़े अडल्ट होते हैं या बड़े होते हैं, उनको जकड़न महसूस होती है, जैसे छाती किसी ने दबा दी हो, किसी ने कोई हम सांस लेना चाह रहे हैं लेकिन हम सांस नहीं ले पा रहे, किसी ने छाती जो है हमारी जकड़न कर दी है। और कई लोगों को इस तरह की फीलिंग आती है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस नहीं आ रहा है, सांस लेना चाह रहे हैं बट सांस नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है। तो ये जो इसके मेन साइंस एंड सिम्टम्स यही होते हैं। जो एस्थमा अटैक होता है बेसिकली, उसके भी साइन सिम्टम्स कुछ इसी तरीके की ही होते हैं, लेकिन वो पेशेंट को बड़ी जल्दी फ्रीक्वेंटली आने लगते हैं। जैसे कई बार नॉर्मल पेशेंट को क्या होता है कि जैसे जो नॉर्मल अस्थमा का पेशेंट है रूटीन में, उसमें उसको कभी कभी खांसी शुरू हो जाती है या कभी कभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मतलब उनमें से जो 3-4 सिम्टम्स हैं उनमें से 1 या 2 सिम्टम आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन अस्थमा का जब अटैक होता है उसमें एकदम से पेशेंट को खांसी भी आती है, उसको सांस भी नहीं आता, और उसको जो छाती में जकड़न है वो भी महसूस होती है, और उसकी जो छाती है उससे आवाज़ें भी आ रही होती हैं, जो विस्लिंग साउंड्स होती हैं वो भी आ रही होती हैं, और सडनली उसको एकदम सांस आना बंद हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ चोक हो गया है, और बिल्कुल जो हवा है वो अंदर नहीं जा रही है और बाहर भी नहीं आ रही है, और इस तरह की कंडीशन को हम एस्थमा अटैक बोलते हैं। जो एस्थमा है बेसिकली ये एक डिजीज़ नहीं कहेंगे इसको, ये एक सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे अस्थमा है, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। इसमें पर्टिकुलरली किसी एक कारण की वजह से ये अस्थमा नहीं होता है। कईयों को कंजेनाइटली होता है, यानी मतलब जन्म से ही उनको होता है, यानी पेरेंट्स से आया होता है, या कईयों को जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसकी वजह से होता है। तो ये जो 2-3 फैक्टर्स मिलके जब कोई प्रॉब्लम को डिजीज़ को बनाते हैं तो उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो जैसे ये अब एस्थमा है, इसमें जो ये सिंड्रोमिक इसकी अप्रोच होती है, तो इसमें जो एयरवे, जो हमारी श्वास की नलियाँ हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, और जो एयरवे होता है यानी जो श्वास नलियाँ हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव होती हैं, उनसे रेशा बहुत ज़्यादा बनता है। रूटीन में भी बनता है लेकिन इसमें थोड़ा सा हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब ज़्यादा बनता है, और वो रेशा ज़्यादा बनने की वजह से वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से सारे सिम्टम्स आते हैं, यानी कॉफ होती है, बार बार मन करता है कि जो थ्रोट है उसको क्लियर किया जाए, बार बार वो रेशा या जो बलगम होती है वो बेसिकली बाहर आने की कोशिश करती है, और सांस लेने में दिक्कत होती है, जकड़न महसूस होता है, और इसी जकड़न की वजह से और जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसकी वजह से जो चेस्ट में जो साउंड्स होती हैं, जैसे विस्लिंग साउंड या वीजिंग जो होती है वो सुनने को मिलती है।
नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एस्थमा। देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्थमा है और ये कई बार जो है तो अलग अलग टाइप्स के, लेकिन कई बार एक ही पेशेंट में 2-3 तरीके की भी पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला है एलर्जिक, ठीक है, तो ये जैसे नाम से ही पता लगता है कि ये एलर्जिक एस्थमा है और इसमें कोई ना कोई पेशेंट को किसी न किसी तरीके की एलर्जी होती है। यूजली मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलती है वो डस्ट एलर्जी हो गई, या जो पोलन्स होते हैं जो खासकर जो समर सीजन होता है उसमें होता है, उन चीज़ों से एलर्जी होती है, तो इसको एलर्जिक एस्थमा होती है। जैसे या किसी को किसी फूड प्रोडक्ट से भी एलर्जी हो सकती है, तो वो भी एलर्जिक एस्थमा में आती है। नेक्स्ट आती है नॉन एलर्जिक एस्थमा, जैसे जिनको कंजेनाइटली प्रॉब्लम है या जिनको बर्थ से ही ऐसे बच्चों को, छोटे बच्चों को दिक्कत थी और वो आगे अडल्ट में कंटिन्यू हो गई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिक्स्ड होती है प्रॉब्लम, मतलब उनको कंजेनाइटली भी दिक्कत हो गई और किसी जो आउटसाइड एलर्जन है या आउटसाइड जो प्रॉब्लम है उससे भी उनको एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को मिक्स्ड जो एस्थमा है वो बोलते हैं। नेक्स्ट होता है कफ वेरिएंट। बेसिकली जो एस्थमा है, जैसे मैंने आपको उनमें बताया कि अराउंड 3 से 4 सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो कफ वेरिएंट एस्थमा होता है उसमें मोस्टली जो पेशेंट को प्रॉब्लम होती है वो कफ की होती है। उसको ऐसा कोई जकड़न महसूस नहीं होती, कोई सांस लेने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसको रूटीन में कफ ही रहती है, तो उसको हम कफ वेरिएंट एस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड। बेसिकली जब भी कोई व्यक्ति कई बार काम करता है या जो हैवी काम कर लेता है रूटीन में, जैसे उसका जो काम नहीं है लेकिन उस दिन उस पर्टिकुलर डे पे उसने थोड़ा अपने रूटीन काम से ज़्यादा हैवी वर्क कर लिया या ज़्यादा वर्कआउट कर लिया, तो उसको भी एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा बोलते हैं। उसमें भी उसको सांस लेने में एकदम जो दिक्कत है वो शुरू हो जाती है, जैसे कहते हैं ट्रिगर फैक्टर शुरू हो जाता है, तो उसको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल एस्थमा। ये बेसिकली रात में पेशेंट को दिक्कत शुरू होती है। रात में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, एकदम लेटे लेटे जो होता है सांस आना बंद हो जाता है या डिफ़िकल्टी होने लग जाती है और खांसी शुरू हो जाती है और एकदम से ऐसा महसूस होता है कि कोई जकड़न हो रही है चेस्ट में और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर बार बार उठ के बैठता है, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है उससे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल एस्थमा। ऑक्यूपेशनल एस्थमा है कि जो भी कोई भी व्यक्ति है उसका जिस भी तरीके से काम कर रहा है, जैसे कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कई बार कोई जो मीट इंडस्ट्री होती है उसमें काम करते हैं, तो उनको वहाँ से एलर्जी जो है वो हो जाती है, उन प्रोडक्ट से एलर्जी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो एस्थमा होता है उसको हम ऑक्यूपेशनल एस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्थमा के कॉजेज। अब हम जान लेते हैं कि किन किन कारणों से हो सकता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसके डिफरेंट कॉजेज होते हैं। जैसे मोस्टली जो होता है एयर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से, या फिर स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, या जो कंजेनाइटली होता है यानी जेनेटिक इंड्यूस जो होता है उसकी वजह से हो सकता है, या कई बार किन्हीं को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकती हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कईयों को किसी फूड से या किसी ड्रिंक से एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है, या कहीं को जो पेट्स रखते हैं उनके जो कई बार पेट्स की जो स्किन होती है वो उतर जाती है, उनसे एलर्जी हो जाती है। कईयों को जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड एस्थमा भी प्रेजेंट होता है, या कई बार जो कोई मेडिसिन लेते हैं, किसी को कोई जो पेन किलर्स चल रहे होते हैं उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। तो ये डिफरेंट जो रीजंस होते हैं इसकी वजह से एस्थमा होता है। नेक्स्ट है कुछ जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली अगर पेशेंट को इनके कांटेक्ट में लाया जाए या आ जाए बाई चांस, तो एकदम से जो एस्थमा अटैक है वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे किसी भी तरीके का हो सकता है, कोई डस्ट में एकदम से हो जाए, या किसी को कोई केमिकल से प्रॉब्लम है, एकदम से बाई चांस उसको पता नहीं था और उस केमिकल के कांटेक्ट में आ गया, उससे उसको एलर्जी हो गई या उसको एस्थमा का अटैक आ गया, या फिर उसको किसी तरीके कोई फूड से कांटेक्ट में आ गया, या पोल्यूशन से, या फिर कोई एक्सरसाइज उसने बहुत ज़्यादा कर दी, या कई बार जो होते हैं जो पेट्स होते हैं, आपने देखा जिनके हाउस में पेट्स होते हैं उनकी स्किन कई बार उतर जाती है, वो स्किन के अगर कांटेक्ट में है उसकी वजह से भी जो है एलर्जिक जो एस्थमा है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। और कई बार जो स्मोकिंग होता है, अगर कोई पेशेंट के पास कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है और उनको पता नहीं चला एकदम से, तो उसकी वजह से भी कई बार एस्थमा अटैक जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो बेसिकली ये सारे जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं। ये किसी भी वक्त अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनसे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एस्थमा।
बेसिकली इनकी जो अस्थमा जिनको दिक्कत हो गई है, चाहे बच्चे हों चाहे एडल्ट हों, इस अस्थमा की होने की वजह से और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, अगर आप ये टेबल देखें जो पिक्चर है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो बच्चे हैं अगर उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक तो उनकी ग्रोथ जो है वो डिले हो जाती है और उनकी जो लर्निंग जो एबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हैम्पर हो जाती है। उतना ध्यान वो पढ़ाई में नहीं लगा पाते क्योंकि उनको ऑन एंड ऑफ साँस की दिक्कत होती रहती है, वो उनके स्कूल्स भी मिस होते रहते हैं। और जो अगर हम अडल्ट्स में देखें, तो क्योंकि उनको ये बार-बार अस्थमैटिक अटैक्स आते हैं तो उनको सिक लीव्स लेनी पड़ती हैं, बार-बार एब्सेंट हो जाते हैं अपने काम से और इस काम की एब्सेंटिज़्म की वजह से उनको बार-बार डिप्रेशन के जो अटैक हैं वो भी आ सकते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो अर्निंग उनकी इफ़ेक्ट होती है। ये बड़ा कॉमन रीज़न है। दूसरा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, बच्चों में भी हो जाते हैं और अडल्ट्स में भी होती हैं कॉम्प्लिकेशंस। जैसे कि आप देखें कि जो उनको जो श्वास नलियाँ हैं वो बिल्कुल ही दोनों परमानेंटली नैरो हो जाती हैं, परमानेंटली टाइट हो जाती हैं और फिर जो उनकी मेडिसिन चल रही है उनके अलग से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कई बार हमें स्टेरॉइड्स भी चलाने पड़ते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए, उसके अपने अलग से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बार-बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ये भी अलग प्रॉब्लम है। और कुछ दवाइयाँ जो इनकी अस्थमा की होती हैं उनकी वजह से ओबेसिटी भी हो जाती है क्योंकि पेशेंट जो है वो उतना दौड़ता नहीं है और उतना एक्सरसाइज भी नहीं करता, मोस्टली बैठने का ही वो उसको लगता है कि मैं बैठा हूँ तो मैं ठीक हूँ, तो इस वजह से उसकी ओबेसिटी भी आ जाती है। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का जो वीडियो था पार्ट 1 का अस्थमा के रिलेटेड। नेक्स्ट हम जो बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या आपके कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।